सो गुड आफ्टरनून डियर चैंपियन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा चल रहा है सर सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के लिए कंप्लीट मैराथन सीरीज ऑन मैथ्स, एलआरएन, स्टैट्स, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। आई होप अभी तक की आपकी जर्नी बहुत शानदार रही होगी। हमने 7 लेक्चर्स किए, हमने सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन पूरा कंप्लीट किया, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कल पूरा कंप्लीट किया, एलआर पूरा कंप्लीट कर लिया है, और उसके साथ जो 2 हमारे ओटीएम बचे हुए थे, कोरिलेशन रिग्रेशन और सेट रिलेशन फंक्शन, ये जो 2 ओटीएम बचे हुए थे वो भी हमने पूरे लाइव कंप्लीट किए। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक का शेड्यूल हो चुका है, और आज 8 ऑफ दिसंबर को हम लोग आ चुके हैं एपीजीपी रेशियो प्रोपोर्शन में। इसके साथ साथ जो टॉपिक्स मैंने वहां नहीं करवाए हैं, जैसे कि परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये टॉपिक भी आप ओटीएम से कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूं, ये ओटीएम आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये वो 4 टॉपिक है जो लोग जनरली छोड़ के चले जाते हैं। मैं तुमसे बोल रहा हूं, अराउंड 1.5 आवर्स के ये 4 सेशंस अगर तुम देख लोगे ना, तो तुम्हें ये चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी प्लेलिस्ट भी तुमको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और थ्योरी पर डेडिकेटेड फोकस और फॉर्मूले को भूलने की जो परेशानी है, उन दोनों का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं यहां पर कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में। ये भी हम लोगों ने लाइव लिया था कुछ दिनों पहले, इसके भी सारे वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं। ठीक है जी, चलिए। और जो भी मेरा सारा कंटेंट है आपको एक ही जगह पर मिल जाता है मैथ्स का, bit.ly/mathswithpranav। बस ये लिंक आप यूज करें, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो चलिए भाई, सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज का जो वीडियो है आप देख रहे होंगे, इट इज गेटिंग प्रीमियर्ड। तो ये एक आर्काइव वीडियोज है, इसीलिए आप देखोगे स्मार्ट बोर्ड में है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इस वजह से मैंने जो है इस चीज़ को आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा हुआ है, और आर्काइव वीडियोस में से मैंने ये वीडियोस आपके लिए लगाया है। तो आपका जो ये समय है, आपका जो ये रूटीन बना है दोपहर को 12 बजे वाला, वो आपको बरकरार रखना, और जो एजेंडा, जिस एजेंडा के लिए आज हम लोग मिले हैं, विच इज एपीजीपी एंड रेशियो प्रोपोर्शन, उसको कंप्लीट करके ही आपको उठना है। फर्क नहीं पड़ता लाइव है कि रिकॉर्डेड है। बीच में और भी सेशंस मैंने आपके लिए रिकॉर्डेड रखे थे, और मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इन चीजों को कंप्लीट किया। तो भाई आप लोगों ने देखो त्रिशूल चैप्टर्स कर लिए हैं 50 नंबर के, आपने कोरिलेशन कर लिया है, आपने सेट रिलेशन कर लिया है, अब थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी अच्छे से कर लो, सिर्फ 3 दिन की और बात है। ठीक है जी, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सर, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हमारे चैप्टर का नाम है। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है सर? सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर जो प्रॉपर किसी ऑर्डर में हो, जिसमें कोई रूल लगा हुआ हो, उसको सीक्वेंस बोलते हैं, और उन्हीं नंबर को जब आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस तो कैसा भी हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लो भाई, यहां पर आ रहा है 1, यहां पर आ रहा है 7, यहां पर आ रहा है 13, तो बताओ अगली टर्म क्या आएगी? तो तुमने क्या 1, 7 और 3 में पैटर्न देख लिया है कि 1 में 6 जुड़ रहा है, 7 में 6 जुड़ रहा है, तो 13 में भी 6 जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 19। इस तरीके तक कोई भी पैटर्न बन सकते हैं। लेकिन सर हमारे सिलेबस में एपी और जीपी, ये 2 ऐसे सीक्वेंस हैं जो हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। सीधी बात ये है। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या है? जो भी लोग सीक्वेंस में, उनको आपस में जोड़ देना, दैट्स इट। 2 टाइप की सीक्वेंस होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर आपकी आखिरी टर्म डिफाइंड है तब तो फाइनाइट है, और अगर आपकी आखिरी टर्म आपको पता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। अब ये कोई काम की बात नहीं थी। अब देखो, हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ओवरऑल टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, वो 3 है, एपी, जीपी और अदर। अदर में क्या होता है, जो अदर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें या तो एपी और जीपी का मिक्स होता है, या तो फिर कुछ और होता है, और बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे डेडिकेटेडली एपी या डेडिकेटेडली जीपी से आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एजेंडा बताता हूं, कॉन्सेप्ट वाइज हमारा एजेंडा क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट वाइज हमारा एजेंडा रहता है सर, इसका जनरल टर्म पढ़ना, उसका फॉर्मूला और उसकी ट्रिक, और उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ना, और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस कर लेना। लेकिन दोनों में ही फॉर्मूले के साथ साथ हम कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी पढ़ने वाले हैं, और उसकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। वही अगर मैं बात करूं जीपी में, तो जीपी में भी आपके पास क्या आएगा, जनरल टर्म्स आएंगी, सम वाला आएगा, और एक इनफाइनाइट वाला अलग से एक टॉपिक आएगा, इनफाइनाइट टर्म्स वाला। इसमें भी सर हम लोग वही करने वाले हैं, हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और साथ में कैलकुलेटर की ट्रिक भी पढ़ेंगे। और फिर अदर जो है उसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अदर का कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला नहीं है, वो उस समय के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे करना है। चलिए सर, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। अरे बहुत सिंपल है, एपी। एपी का मतलब क्या? अगर आपकी कोई सीक्वेंस इस तरीके से बन रही है कि एवरी प्रीवियस टर्म इज गेटिंग एडेड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, दैट इज एपी। मतलब अगर आपका प्लस या माइनस हो रहा है,
तो वो एपी है। मतलब हर अगली टर्म कुछ कांस्टेंट वैल्यू प्लस करके आ रही हो या फिर कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेस करके आ रही हो, दैट इज एपी। ठीक है, अब एपी का फॉर्मेट क्या होता है सर? एपी का फॉर्मेट होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो पहली टर्म होती है ए, दूसरी टर्म होती है ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, तीसरी टर्म होती है ए में 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर की टर्म चल रही होगी, जो डी की वैल्यू उससे एक कम है। देखो थर्ड नंबर की टर्म में 2 डी है, फोर्थ नंबर की टर्म में 3 डी। अब ये डी क्या है सर? हु इज डी? डी वही तो कांस्टेंट वैल्यू है जो बार बार ऐड या लेस हो रही है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो सर डी को निकालने का कोई तरीका है? जी हाँ, डी को निकालने का भी तरीका है। कोई भी अगली टर्म और पिछली टर्म को माइनस कर दो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, इससे आपको आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहला फॉर्मूला जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अगर तुमको कोई एपी दे दिया जाए और उसकी कोई भी टर्म पूछ ली जाए, कोई भी nth टर्म, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, विच इज a प्लस n माइनस 1d। अगर आपसे 7th टर्म पूछा जा रहा है तो फर्स्ट टर्म प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक कम जो है वो यहां पर आएगा और वो मल्टीप्लाई होगा कॉमन डिफरेंस में और उसमें फर्स्ट टर्म आपका ऐड हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूं जनरल टर्म ऑफ एपी की कैलकुलेटर ट्रिक, तो ये रही हमारी कैलकुलेटर ट्रिक। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखा जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस का साइन लगता है। डी लिखने के बाद इक्वल इक्वल इक्वल, अब इक्वल इक्वल लिखते समय भी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो ध्यान रखिएगा जब आप पहला इक्वल प्रेस कर रहे हो ना, आपको सेकेंड टर्म मिल रहा है, फर्स्ट टर्म नहीं मिल रहा है दोस्त। ठीक है, चलो अब एक काम करता हूं, सम के फॉर्मूले में जाने से पहले एक क्वेश्चन जो है उसको हम लोग कर लेते हैं एपी का, जिसमें कि हम लोग दोनों चीजें देख लेते हैं, फॉर्मूला भी देख लेते हैं और एक काम करता हूं ना, मैं ऐसी डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूं ताकि मैं आपको ट्रिक समझा सकूं। तो ये रहा सर हमारा एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास दिया है 2, 9, 16, 23, 30 एंड सो ऑन। क्या ये एपी दिख रहा है? हाँ सर। अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा यहां पर? सर हर पिछली टर्म में 7 ऐड किया जा रहा है, 7, तो अगली टर्म आ रही है, तो फर्स्ट टर्म हो गई 2, कॉमन डिफरेंस हो गया +7। और अब मैं अगर आपसे बोलता हूं दोस्त कि आप निकालो 1 2 3 4 5 6 टर्म निकालो, 6 टर्म, तो कैसे निकालोगे? सर ओरली निकालने जाऊं तो 6 टर्म तो मेरी डायरेक्टली आ जाएगी, 30 + 7 37, ये लो। लेकिन फॉर्मूले से निकालने जाऊं तो, फॉर्मूले से निकालने जाऊंगा तो a मतलब 2 + n-1 मतलब 5 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 7, ये भी 37 आ गया। और अब निकालने जाते हैं हम लोग कैलकुलेटर की ट्रिक से। अब कैलकुलेटर की ट्रिक को ध्यान से देखना भाई, क्योंकि यहां असली मजा आने वाला है। सबसे पहले तुमको लिखना है 2 कैलकुलेटर में। अच्छा, अब देखो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव वाला है कि पॉजिटिव वाला? सर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव वाला है, तो यहां लिखूंगा प्लस, उसके बाद लिखूंगा 7। अब मैं जैसे ही पहली इक्वल की बटन दबाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा सेकेंड टर्म, फिर से इक्वल की बटन दबाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा थर्ड टर्म, फिर से इक्वल की बटन दबाऊंगा इस मुझे मिल जाएगा फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इस तरीके से तुम 37 तक पहुंच सकते हो। तो चलो हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जल्दी आ जाओ हेलीकॉप्टर। 2 + 7 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये आ गया 37। डन 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 डन। तो ये हो गया सर आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी अलोंग विद द कैलकुलेटर ट्रिक। ठीक है, इसके और ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, ये लीजिए सर, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अब सबसे पहले तो आपको समझना है इसका मतलब क्या होता है। आपके पास जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसकी पहली 2 टर्म, पहली 4 टर्म, पहली 8 टर्म, पहली 10 टर्म का समेशन अगर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल लेके फॉर्मूले के दोनों स्टाइल समझाता हूं क्या है। सेम एग्जांपल ले लेता हूं जो अभी हमने लिया था, 2, 9, 16, 23 और 30। चलो यहीं तक मैंने लिया है, फाइनाइट सीक्वेंस लिया है, फाइनाइट 5 टर्म्स हैं इसमें, 5 टर्म्स। अब मैं अगर तुमसे बोलूं भाई लेट्स डू द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले मैनुअली करते हैं। तो लो भैया हेलीकॉप्टर को बुला लेते हैं, ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर। 2 + 9 + 16 + 23 + 30, तो ये तो मैनुअली तुमने ऐड कर लिया और तुम्हारा आंसर आ गया 8080।
अब इसी चीज को सर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूं, इस वाले फॉर्मूले से, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा 1 2 3 4 5 मतलब S5 निकालना है, पहली 5 टर्म्स का सम, S5 पहली 5 टर्म का सम। ठीक है, तो फॉर्मूला बोलता है n/2 5/2 फर्स्ट टर्म विच इज 2 प्लस तुम 5 तक का सम निकाल रहे हो तो यहां ले लो T5 मतलब 5वीं टर्म विच इज 30। चेक करो दोस्त कितना आ रहा है सर, 32 डिवाइडेड बाय 2 16 5 जा 80। आए हाय, मैच कर गया मैनुअल वाले से। अब ये वाले फॉर्मूले से मैच करते हैं, S5, ये कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है दोस्त, इस फॉर्मूले में ये वाली चीज को ओपन कर दिया गया, दैट्स इट। तो 5/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज 2 2 2 जा 4 प्लस n-1 मतलब 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दोस्त हमारे यहां 7। इसको भी सॉल्व करके देख लो, 7 4 जा 28 प्लस 4 32/2 16 5 जा 80। तो सबसे पहले मैंने आपको यहां पर यह बताया कि चाहे आप मैन्युअली निकालो, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, एक ही बात है। सर फिर ये दो फॉर्मूले बनाने का लॉजिक क्या है? देखो भाई, इस वाले एग्जाम्पल में तुम्हारे पास फिफ्थ वाली टर्म विजिबल है, विजिबल मतलब एग्जाम्पल में ही दिख रही है, तब तो तुम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दो, तुम्हारा समय बचेगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लूं, लेट्स फाइंड आउट S12, मान लो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होती और मैं तुमसे पूछता कि S12 बताओ, अब बताओ तुम्हें 12th टर्म नजर आ रही है क्या? कैन यू सी द 12th टर्म? नो। तो ऐसे केस में फिर ये फॉर्मूला काम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें T12 नहीं लिखा हुआ है, इसमें पूरा डिटेल में निकालना है। चलो निकाल के देख लेते हैं। 12/2 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज 2 2 जा 4 प्लस n-1 तो भाई समझो 12 है, तो 12 - 1 11 इंटू डी विच इज 7। इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं सर, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 7 77 प्लस 4 81 इंटू 6, आंसर इज 486। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि सर ये दो फॉर्मूले का लॉजिक क्या है। अगर मुझे वहां तक का सम निकालना हो, जो टर्म मुझे नजर आ रही हो, तो मुझे इतना ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधे दिस प्लस दिस इंटू n/2 कर देता हूं। लेकिन अगर मुझसे ज्यादा टर्म का सम पूछा जाए और जहां तक का सम पूछा जा रहा है वहां की वैल्यू नहीं पता, तो फिर ये ओपन बड़ा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। है दोनों सेम, अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। दिमाग की बत्ती जलाते चलना, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ता हूं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा इसकी भी कैलकुलेटर की ट्रिक। तो फॉर्मूला तो आपने मेरे साथ देख लिया, अब कैलकुलेटर की ट्रिक समझो। तो हम लोग क्या काम करते हैं, कैलकुलेटर की ट्रिक से ये 486 मैच करवाते हैं, ये जो 486 आ रहा है वो निकालते हैं। तो कैलकुलेटर की ट्रिक आपकी बोलती है कि सर सबसे पहले आप जैसे जनरल टर्म यूज करते थे ना वैसे ही करो। सबसे पहले ए लिखो, मैंने बोला ठीक है ए लिख दूंगा। उसके बाद प्लस या माइनस जो भी आपके पास दिया है वो लगा के डी कर दो, मैंने बोला वो लिख दूंगा। इक्वल को सेकेंड टर्म बोलना, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। और जैसे जहां तक का आपको सम निकालना है, जैसे 12th टर्म, वहां जाके रुक जाओ। मान लो ये 12th टर्म है, वहां जाके रुक जाओ और उसके बाद वहां जाके आप जीटी प्रेस कर दो, जीटी। जब आप जीटी प्रेस करोगे तो क्या होगा पता? जीटी प्रेस करोगे तो सेकेंड टर्म से लेके 12th टर्म तक का सम हो जाएगा अपने आप कैलकुलेटर में। फिर उसमें आप पहली टर्म को और जोड़ देना तो आपको ओवरऑल सम मिल जाएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं सर इसको भी डाल के। तो मैंने यहां पर डाला सबसे पहले 2 प्लस किया 7, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे 12 तक पहुंचा जीटी दबा दिया और उसके बाद मैं जोड़ देता हूं फिर से पहली टर्म विच इज +2। चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है, 486 आना चाहिए भाई, मैच होना चाहिए। चेक करें। सो 2 + 7 इक्वल की पहली बटन को सेकंड बोलूंगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीटी, और उसमें जाके जोड़ देता हूं 2 रुपए। 486 इज माय आंसर। ठीक है सर, चलेगा दोस्त, डन है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जिनके पास जीटी की बटन नहीं है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीटी की बटन हो तो उसको यूज कर लो, नहीं हो तो फॉर्मूला यूज कर लो, अभी इतना परेशान मत हो। तो ये रही तुम्हारी कैलकुलेटर ट्रिक इन केस ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। ए लिया, प्लस माइनस किया, डी लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन अप टू nth टर्म, जीटी प्लस ए। बिल्कुल साफ साफ आपके सामने क्लियर है कैलकुलेटर की ट्रिक। ठीक है सर, अब आते हैं सर कुछ छोटे छोटे फॉर्मुलेस जो बहुत हेल्पफुल है हमें और दूसरे चैप्टर में भी काम आते हैं। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला सीधे n+1/2।
अगर तुमसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, सीधे n स्क्वायर कर दो। फिर तुमसे पूछा जाए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, तो n n+1 2n+1 अपॉन 6। और अगर तुमसे पूछा जाए सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो n n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। डन। आ जाते हैं एपी की कंप्लीट एक्सरसाइज में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो तुम, ये क्वेश्चन ये सोच के मत करो कि ये एपी है या जीपी है, ये क्वेश्चन तुम इसको ऑप्शन से करना सीखो। देखो, अगर तुम्हारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है और तुमसे nth एलिमेंट पूछता है, nth एलिमेंट, तो nth एलिमेंट का मतलब वही है जो हमने पढ़ा ना, जनरल टर्म। तो क्योंकि इस वाले एग्जांपल में तो चलो मेरे को समझ में आ रहा है कि दिस इज माय एपी, जिस एपी में मेरे पास a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है +2, तो यहां तो मैं tn निकाल सकता हूं 1 + n-1 इंटू डी विच इज 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2n-2, मतलब ये हो जाएगा 2n-1। ठीक है, ये हो जाएगा 2n-1। तो ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अब और एग्जांपल देखना, ये वाला देखो। अभी तक तुमने जीपी वीपी तो पढ़ा नहीं है, फिर भी अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? सर इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, मतलब ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले लूंगा मैं ये वाला ऑप्शन ए, जिसमें दिया है -1 की पावर n और 2 की पावर n-1। अब मुझे क्या करना है, एक बार n की जगह 1 डालना है, तो इसमें 1 डालने से फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, इसमें 2 डालने से सेकंड टर्म आनी चाहिए, इसमें 3 डालने से थर्ड टर्म आनी चाहिए। अगर इनमें से जो भी फॉर्मूले में ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है तो वो मेरा सही nth एलिमेंट है। तो चलो भाई मैं n की जगह 1 डाल के देखता हूं, तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1, 2 की पावर 1-1, तो -1 की पावर 1 हो जाएगा -1 और 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, ये आ गया -1। फिर मैंने n की वैल्यू 2 डाल के देखी, n की वैल्यू 2 डाल के देखी तो -1 का हो गया स्क्वायर और फिर हो गया 2 की पावर 2-1। ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 और 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, तो -1 2। और थर्ड टर्म कितनी आ रही है इसके हिसाब से, पहली दो टर्म तो मैच करके, तीसरी भी मैच करके देख लेते हैं। -1 का क्यूब और 2 टू द पावर 3-1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -1 -4। अरे वाह, पहली 3 टर्म तो बिल्कुल मैच कर रही है एज पर द क्वेश्चन। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैंने यहाँ एपी का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन दिस इज अ जनरल क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस, कि कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म निकालना हो ना, तो ऑप्शन में 1 2 3 डाल के चेक कर लो कि पहली 3 टर्म मैच कर रही हैं या नहीं। ठीक है, चलेगा? ओके, रिपोर्ट फाइन, डन, सुपर। अगला चलते हैं। ये समेशन, समेशन से क्या समझते हो सर आप? देखो, एक समेशन का साइन है यहां पर, इसका मतलब सबको जोड़ना। फिर यहां लिखा है i = 4, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ऊपर लिखा है 7, इसका मतलब होता है एंड पॉइंट, और फिर अंदर लिखा होता है फॉर्मूला। तो इसको इंटरप्रीट करना सिखाता हूं मैं तुमको। यहां पर वो ये कहना चाहता है कि एक बार i की जगह 4 रखिए, एक बार 5 रखिए, एक बार 6 रखिए और एक बार 7 रखिए, और फिर आपस में सभी को जोड़ दीजिए। तो ठीक है भाई, मैं यहां पर i की जगह एक बार 4 रखता हूं, एक बार i की जगह 5 रखता हूं, एक बार i की जगह 6 रखता हूं और एक बार i की जगह 7 रखता हूं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा रहा हूं। तो 2 4 जा 8 -1 7, 7 का रूट, 2 5 जा 10 -1 9 का रूट, 2 6 जा 12 -1 11 का रूट, 2 7 जा 14 -1 13 का रूट। ये तो तुमने क्या किया, एक एक बार सबको डाल के देख लिया, और क्योंकि समेशन का साइन लगा है तो इनको आपस में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ये मैंने इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए लिया था। अब देखो, सम अप टू फाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज कैन बी रिटन एज, तो सम है तो आंसर नहीं देना है, सम तो लिखा हुआ है यहां पर, लेकिन अंदर जो टर्म्स दी हुई है उसको कैसे मैच करोगे? अगेन बाय ऑप्शन, अगेन बाय ऑप्शन। एक बार k की जगह 1 रख के देखता हूं, एक बार k की जगह 2 रख के देखता हूं, एक बार 3 रख के देखता हूं, ये वैल्यूज मेरी आनी चाहिए। तो k = 1 लिया मैंने पहले ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा -5 का पावर k है ना, तो -5 का पावर 1 मतलब -5। फिर मैंने k की जगह 2 ले लिया, तो -5 का स्क्वायर मतलब +25, और k की जगह 3 ले लिया तो -5 का क्यूब विच इज -125। तो देखो, -5 25 -125, ये हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब बताइए भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन द nth टर्म इज n² -1 2n। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया और फिर आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले में एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए। 1 रखूंगा तो 1² -2 दैट इज -1,
2 रखूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 0 हो जाएगा। और फिर एक बार 3 रख के देखता हूं तो 3 का स्क्वायर माइनस 6, 9 माइनस 6, आंसर इज 3। तो -1 0 और +3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -1 -3 39? अरे सर इसको तो मैं हेलीकॉप्टर से कर लूंगा, इसको तो मैं हेलीकॉप्टर से ही कर लूंगा। ये लो, तो मैंने सबसे पहले लिखा फर्स्ट टर्म जो कि है मेरा -1। उसके बाद मेरा इसमें कॉमन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है सर? कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है -2 -2 -2 और नेगेटिव होता जा रहा है ना, -2 -2 -2, तो लिख दिया -2। पहले इक्वल को बोलूंगा सेकेंड टर्म, आ गई सेकेंड टर्म, फिर से इक्वल दबाया थर्ड टर्म। तो मेरे को चेक करना है कि -39 कौन सी टर्म है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सर 20th टर्म है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो -39 मेरी 20th टर्म है। देखा, तो फॉर्मूले का दोनों तरीके से आप उपयोग कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही साइड से करोगे, दोनों साइड से कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस एंड दिस विल फॉर्म एन एपी। कोई भी तीन चीज अगर एपी में होती है ना, कोई भी तीन चीज, तो सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड का जो डिफरेंस है वो बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस। तो 6x -2 -8x + 4 will be equals to 2x + 7 -6x -2। चेक कर लेते हैं सर। 6x - 8x - 2x, -2 -4 -6, 2x - 6x -4x, और 7 -2 मतलब +9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर मैं बोलता हूं तू इस तरफ आ जा तो ये हो जाएगा 2x, 4 - 2 +2, और ये उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15/2। तो बहुत सिंपल तरीका है सर, अगर तीन चीजें एपी बना रही तो सिंपली आप ये कर सकते हो। द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, nth टर्म इज m, rth टर्म क्या होगा? सर मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वैसे तो आप ये वाला क्वेश्चन रट लो, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये भी बता दूं मैं। ये पेपर में भी आएगा, अगर क्लियरली पूरा डिटेल में करना है तो हमको वैसे ही करना होगा सर। mth टर्म मतलब tm की वैल्यू होती है a + m - 1d। nth टर्म आपको दिया tn होता है a + n - 1d। और फिर तुमसे पूछ रहा है कि बताओ rth टर्म क्या होगा, मतलब tr तुमसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा a + r - 1d। सर लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है कहीं पर। अगर भाई यही ऑप्शन में देना होता तो फिर दिमाग लगाने का कुछ होता ही नहीं ना, फिर ये क्यों दिया होता। तो इसको हमको इस तरीके से लिखना है कि ना तो ऑप्शन में ए आए ना तो डी आए, मतलब ए और डी को एलिमिनेट करना कुछ भी करके। तो इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है इन दोनों को आपस में सॉल्व करके। अगर इन दोनों को आप आपस में सॉल्व करोगे तो mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, इसको n के बराबर लिखना है। पहले तो मैं इसको मिटा के n लिख देता हूं और इसको मिटा के m लिख देता हूं, ठीक है सर। mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, ठीक है। अब इक्वेशन दोनों को सॉल्व करता हूं, दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा n - m, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दिया, a और a कैंसिल हो जाएंगे, और फिर दोनों में d कॉमन आएगा और अंदर हो जाएगा m - 1 - n - 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, a को a से माइनस किया कैंसिल, और m - 1d और n - 1d को कैंसिल किया तो d कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये हो गया n - 1, ये हो गया d, तो ये हो जाएगा m - n, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, m - n। अब देखो इस m - n को यहां लाऊंगा तो d की वैल्यू हो जाएगी n - m/m - n। व्हाट डज दैट मीन सर? इट मींस दैट -1 इसमें कैंसिल होके -1 बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको तुम नेगेटिव लिख सकते हो और फिर दोनों कट जाएंगे। तो d की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, मतलब यहां पर आप d को -1 कर दोगे, ये बात तो श्योर है। अब सवाल उठता है a कैसे निकालें, हाउ डू वी कैलकुलेट a? तो कोई भी इक्वेशन में d की जगह -1 डाल के a निकाल दो, ठीक है सर, वो भी कर देते हैं। तो यहां पर मैं कर देता हूं n = a + m - 1 × -1, क्योंकि d की जगह -1 रखना था। तो ये हो जाएगा n = a + 1 - m। तो फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी n - n + m, m यहां आ गया -1, तो a की वैल्यू हो गई, m यहां आया, n + m -1, a की वैल्यू हो गई m + n -1। अब ये दोनों चीजों को यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा rth टर्म इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट टर्म विच इज m + n - 1 प्लस r - 1 इंटू अगेन -1 मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया m + n - 1, और ये हो जाएगा -r + 1।
एक वन कैंसिल, तो आपके पास बच गया m प्लस एन माइनस आर। ठीक है, ये क्वेश्चन सर आपने क्यों करवाया इवन इफ इट इज लेंदी, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2 बार, ये 2 या 1 बार तो पेपर में आ चुका है एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। चलो सर डन, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अभी यहां पूछ रहा है द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज 10, 9 2/3, 9 1/3, 9 विल अमाउंट टू 155। अब ऐसे सवाल आते हैं ना तो कभी कभी कैलकुलेटर से करना घातक हो जाता है, मैं तो बोलता हूं बेटर फॉर्मूले से कर लिया करो। सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 9 3 27 और 2 29/3 माइनस 10, हो जाएगा 29 माइनस 30/3, मतलब नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है 1/3, तो -1/3 -1/3 होता जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू 155 आ रही है, तो वही पूछ रहा है कि कौन से टर्म तक का समेशन 155 आएगा, ये आपको निकालना है। तो मैंने यहां पर फॉर्मूला डाल दिया, तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2 इंटू ए विच इज 20 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज -1/3 इज इक्वल्स टू 155। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अब चाहे तो आप ऑप्शन से लेके यहां डाल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 माइनस n/3 ब्रैकेट में n बाहर और 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 310, ये 2 वहां मल्टीप्लाई हो गया तो 155 को डबल कर दिया। फिर यहां पर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1 माइनस n, 3 वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 930 और यहां पर बाहर आ जाएगा n। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्या मुझे बताओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो कितने आंसर आते हैं, जल्दी बताओ भाई। सर अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो 2 आंसर आते हैं, तो अगर आप यहां पर चेक करोगे ना, आपको 30 डालने से भी सही आंसर मिलेगा और 31 डालने से भी सही आंसर मिलेगा। 61 माइनस 30 इंटू 30 तो भी 930 आ रहा है, और 61 माइनस 31 इंटू 31 तो भी सही आंसर आ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप ए को टिक करोगे या बी को टिक करोगे? अगर पेपर में यही सवाल आता है, आप किसको टिक करोगे? क्योंकि यहां 30 डालने से भी आंसर आ रहा है, 31 डालने से भी आंसर आ रहा है, आप किसको टिक करोगे? जल्दी बताओ मुझे, किसको टिक करोगे आप? बोथ नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर। ऑल गुड, लैग बैक तो नहीं है? नहीं, स्किप मत करना, स्किप मत करना, देयर इज एन आइडिया बिहाइंड इट, स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास मैं बताता हूं इसके पीछे भी एक आइडिया है। एक बात बताओ, तुम चीजों को सम करते जा रहे हो ना, हर अगली टर्म को जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, तो अगर 30 टर्म जोड़ के ही तुम्हारा आंसर आ चुका है 155, तो तुम 31 तक जाओगे ही क्यों? जस्ट थिंक ऑफ इट। अगर पहली 30 टर्म जोड़ के ही तुम्हारा आंसर आ चुका है, इफ यू हैव गॉट योर आंसर फ्रॉम फर्स्ट 30 टर्म्स, तो तुम 31 टर्म तक जाओगे ही क्यों? सोचने वाली बात है। तो जब भी कभी एपीजीपी के केस में अगर तुम्हारी एन की वैल्यू 2-2 आ रही हो ना, तो छोटी वाली वैल्यू को हमेशा ऑप्शन में टिक करना, और ऐसा सवाल पेपर में आ चुका है। और मैं आपको यह भी बता दूं, ऐसा सवाल जब पेपर में आया था ना, तो बोथ ऑप्शन भी था, लेकिन बोथ को टिक नहीं किया गया था, छोटी वाली वैल्यू को टिक किया गया था। बोथ ऑप्शन में भी आया था तो भी मत टिक करना। अगर एपीजीपी के सवाल में एन निकालते समय एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो छोटी वाली वैल्यू को ही टिक करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं ना, क्योंकि पहले ही वो वैल्यू आ जाती है ना, तुम्हें पहले ही वो आंसर मिल जाता है, तुम्हें अगली टर्म तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला। सर दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है आपके पास द nth टर्म ऑफ द सीरीज whose sum to n terms is 5n square। अरे भाई सुनो 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 सुनो, आपको यहां पर Sn दिया हुआ है, Sn कितना दिया है? Sn दिया है 5n स्क्वायर प्लस 2n, और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे Tn पूछ रहा है, Tn। तो Sn की मदद से मैं Tn कैसे निकाल दूंगा भाई? Sn की मदद से कैसे Tn निकलेगा? निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सर Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस Tn। 2a भी नहीं भाई, 2a थोड़ी, मैं पहले वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 2n। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
क्या दोनों जगह n कॉमन निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। यहाँ n तो ऑलरेडी कॉमन निकला हुआ है, तो अंदर बच जाएगा a प्लस tn/2, और राइट हैंड साइड में अगर तू n कॉमन निकाल देता है तो आ जाएगा 5n+2, 5n+2। तो ये n कैंसिल हो गए, और यहां पर तुमको बच गया है a प्लस nth टर्म, ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10n+4, तो nth टर्म तुम्हारी आ जाएगी 10n+4, 10n+4 माइनस a। अरे सर अब तो फंस गया मैं, अब कैसे करूं? अब तो फंस गया मैं, अब तो कर ही नहीं पाऊंगा, a तो है ही नहीं ऑप्शन में। अरे टेंशन मत ले भाई, डू यू नो फर्स्ट टर्म t1 के बराबर भी होती है, लेकिन फर्स्ट टर्म s1 के बराबर भी होती है, क्योंकि पहली टर्म को किसी के साथ जोड़ना तो है ही नहीं। तो अगर सम वाले फॉर्मूले में 1 डालोगे तो भी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो चलिए s1 निकाल देते हैं। तो s1 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, दैट इज 7। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10n+4 - 7, मतलब ये हो जाएगा 10n-3, 10n-3, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10n-3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन है सर, सिंपल है। ठीक है जी, चलो। हाँ, somebody is asking कि सर अगर क्वेश्चन कभी गलत आता है पेपर में तो उसके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं? यस मिलते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने 42 अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन और उनको 45 मार्क्स मिले थे। अब उसके पीछे कोई और रीजन तो हो नहीं सकता। देखो, मैथ्स का ना तो आंसर शीट बाहर आता है और ना ही मैथ्स की कॉपी खुलवाई जा सकती है। समझ रहे हो ना बात को? तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है जिससे मैं हाँ बोल सकता हूं कि किसी ने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसको 43 कैसे आएंगे या 47 कैसे आएंगे? अगर ग्रेस मार्क्स होगा तभी आएंगे ना, कि जो क्वेश्चन गलत थे उसको मिल गए, उसके नंबर मिल गए उसको। चलो, ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। द सम ऑफ द सीरीज अप टू 100 टर्म्स निकाल दो सर। ऐसा देखो, अब कई बच्चे ना एकदम बह जाते हैं कैलकुलेटर की ट्रिक में कि अरे मैं तो कैलकुलेटर की ट्रिक से ही करूंगा। यार 100 टर्म्स तक का सम निकालना है, तू कैलकुलेटर की ट्रिक में 100 बार दबाएगा क्या इक्वल की बटन? थक जाएगा भाई, गलती हो जाएगी, मत करना। तो थोड़ा हिसाब से, n की वैल्यू बहुत ज्यादा आए तो कैलकुलेटर की ट्रिक मत यूज किए करना। तो ये देखो, यहां पर पहली टर्म आ रही है 9, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -4, आपको निकालना है s100। सीधे कर दो ना भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। काय को इतना लोड लेने का रे भाई, हैं जबरदस्ती 100 बार इक्वल दबा के? ऐसा ज्यादा जोश में नहीं आने का कि कैलकुलेटर ट्रिक मेरे को आता है, मेरे को आता है। तेरे को कौन देखने आ रहा है वहां पर कि तेरे को ट्रिक आता है कि नहीं आता है? कोई नहीं देखने आने वाला भाई। -18,900। चलो, वहां तो तुमने गोला कौन सा लगा के आया वही देखेगा ना, कोई तुम्हारी कॉपी तो देखने वाला नहीं, कॉपी तो मिलती नहीं वहां पर। चलो, 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -6 एंड 14। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी ऐसा सवाल आता है कि 2 अरिथमेटिक मीन या 3 अरिथमेटिक मीन, तो लॉजिक पता है ना आपको क्या होता है? अगर -6 और 14 के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मुझे -6 और 14 के बीच में ऐसी 2 टर्म ढूंढ के बताओ कि वो 2 टर्म डालने के बाद ये चारों लोग मिलकर एक एपी बना लें। -6 और 14 के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का मीनिंग यह है कि आप ऐसी 2 टर्म ढूंढ दीजिए जिनको यहां डालने से चारों लोग एपी में आ जाएं। तो अगर ये एक एपी है, अगर ये एक एपी है, तो -6 इसका फर्स्ट टर्म है और जो 14 है वो इसका फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a + 3d, तो -6 + 3d = 14, मतलब 3d की वैल्यू हो जाएगी 20। इससे पता चल गया कि d की वैल्यू हो जाएगी 20/3। तो अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो वो हो जाएगा -6 + 20/3 विच इज 20 - 18/3 विच इज 2/3। तो सेकेंड टर्म हो गई 2/3, और थर्ड टर्म तुम्हारी हो जाएगी 2/3 + 20/3 विच इज 22/3। तो ये थर्ड टर्म हो जाएगी 22/3। बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2/3, 22/3 को तुम 7/3 ये लिख सकते हो, बिल्कुल सही है सर, परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो ये भी एक हर एक वैरायटी को कवर कर रहे हैं हम लोग, सीधी बात ये है, वी आर ट्राइंग टू कवर एवरी वैरायटी। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इज क्या है? 3n² + 5n। तो बताइए सीरीज क्या होगी? अब सीरीज जब बोला तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि आपको S1 S2 S3 निकालना है। गलत। अगर S1 आपका है 3 + 5 8 और S2 आपका है 2 2 4 3 12 और 10 22, तो इसका मतलब यह है सर कि आपकी पहली टर्म तो 8 हो गई, लेकिन जो आपकी दूसरी टर्म है ना वो क्या होगी पता? 8 + सेकेंड टर्म = 22, तो आपकी दूसरी टर्म हो जाएगी 14। तो आपकी सीरीज बनेगी 8 14 20 26 एंड सो ऑन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो?
ये आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इस चीज को आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। फिर से लैग आ गया क्या? थोड़ा थोड़ा सा यार झटका मार रहा है आज। अब तो रोज का हो गया, बताओ बारिश आएगी तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्त, चलेगा? ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। अब तो आदत सी, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। चलिए, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,526 56 डिविजिबल बाय 5। तो आपको पूछ रहा है कि 74 और 25,556 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो देखो 74 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा? 75। उसके बाद 80। ऐसे करते करते तुमको कहां तक जाना है? 25,555 तक। अब तुमको बताना है ऐसे टोटल कितने नंबर हो रहे हैं, मतलब तुमको n की वैल्यू निकालना है। तो मैं ये बोल देता हूं कि मेरे nth टर्म की वैल्यू है 25,555। अगर ये मुझे पता चल जाता है कि कौन से नंबर की टर्म है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर्स डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, मतलब 75 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25,555। बस अब इसको तो मैं सीधे कैलकुलेटर से कर सकता हूं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं। तो 25,555 माइनस 75 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, तो ये आ रहा है 5097। तो n की वैल्यू होगी 5097 विच इज ऑप्शन बी। डन है सर, एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो सर सुनो ना सर, स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दो, थोड़ा कट रहा है ना सवाल यार, थोड़ा कट रहा है। एक मिनट, एक मिनट मुझे देखने देना ना, लेट मी चेक गाइस। मैं कर देता हूं, कर देता हूं। अब ठीक है दोस्त, अभी ठीक है ना दोस्त? थोड़ा सा नीचे हो गया होगा यार, कभी कभी हो जाता है भाई। फाइन, हाँ जी। सो pth टर्म ऑफ एन एपी आपको दिया हुआ है, तो सम ऑफ nth टर्म निकाल दीजिए। अभी देखो, एक बार सम ऑफ nth टर्म दिया था तो तुमने pth टर्म निकाल दिया था, अब pth टर्म दिया तो सम ऑफ nth टर्म निकाल दो, नो प्रॉब्लम सर। तो अगर मेरे को टीपी दिया हुआ है, टीपी की वैल्यू है 3p माइनस 1/6, मतलब tn की वैल्यू हो जाएगी 3n माइनस 1/6। अब मुझे निकालना है sn, तो sn हो जाएगा n/2 a प्लस nth टर्म विच इज 3n माइनस 1/6। उसमें भी जो a है ना, a की वैल्यू में निकाल सकता हूं। कैसे? a की वैल्यू मेरी निकल जाएगी t1 विच इज 3 इंटू 1 माइनस 1/6, दैट इज 2/6, दैट इज 1/3। तो यहां हो जाएगा आपका n/2 1/3 प्लस 3n माइनस 1/6। इसका भी अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो यहां पर हो जाएगा n/2 और अंदर हो जाएगा आपके पास 6, तो 2 प्लस 3n माइनस 1/6, ये 2 हो गया ना। तो 3n प्लस 1 इंटू n अपॉन 12, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 3n प्लस 1 इंटू n अपॉन 12, ऑप्शन बी। ठीक है सर, नेक्स्ट। The first term of an AP is 14 and the sum of the first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign। तो थर्ड टर्म बता दो। लो भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म कितना? 14। उसके बाद बोल रहा है कि आपका जो S5 है और S10 है उनकी वैल्यू बराबर है लेकिन साइन अलग अलग है। तो एक को पॉजिटिव ले लिया, एक को नेगेटिव ले लिया। इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप T3 निकालिए। लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ फॉर्मूला डाल देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 5/2 2a मतलब 28 प्लस 4 इंटू डी, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा -10/2 2a दैट इज 28 प्लस 9 इंटू डी। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या भाई आपका? इसको सॉल्व कर देना सिंपली। क्या है? 5 5 2 10, 2 2 कैंसिल, ये 2 वहां चला जाएगा, तो 28 प्लस 4d माइनस 56 माइनस 18d। तो सॉल्व कर दो, 18 प्लस 4 22d, और उस तरफ चला जाएगा 56 और 28, तो 56 और 28
28 1 नेगेटिव हो जाएगा तो 56 और 28 जुड़ जाएगा, -84। तो डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 18 और डी की वैल्यू हो जाएगी -84/22। अब ये एक बार आपका आ गया ना, अब इसकी मदद से आप T3 निकाल सकते हो। तो T3 आपका कितना आ जाएगा, T3 हो जाएगा a + 2d। तो a की वैल्यू है 14, 14 + 2 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज -84/22। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 84/22 इंटू 2 नेगेटिव +14। तो आंसर आ गया 6.3636363636। सर लेकिन कैसे निकालोगे ऑप्शन में, चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4/11 + 6 आ गया 6.363636, है ना दोस्त, चलेगा। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया, सम ऑफ n टर्म्स दिया। अरे सर सिंपल है, n/2 फर्स्ट टर्म -4 प्लस nth टर्म 146 इज इक्वल टू 7171। अब नहीं निकाल सकते क्या इसमें n, सब कुछ तो दिया है, सीधे n निकालना है तुमको। इसके साथ सर हम लोग ऑफिशियली बोल सकते हैं कि हमने जो एपी है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी है जीपी करने की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है सर, हर पिछली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है ताकि आपको अगली टर्म मिलती है। जैसे एपी में आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है, वैसे यहां पर आपको मिलता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब हर अगली टर्म और हर पिछली टर्म का रेशियो बराबर होगा, T2/T1 T3/T2। अगर हम पैटर्न की बात करें, फॉर्मेट की बात करें, AR स्क्वायर एंड सो ऑन, तो R मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जनरल टर्म की बात करूं तो ARn-1, मतलब सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लो, R ले लो, और जो भी नंबर की टर्म निकालनी है उतना ही R में एक कम पावर ले लो, दैट्स इट। उसके बाद सर अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसमें भी कैलकुलेटर ट्रिक हमारी काम करती है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेटर की ट्रिक भी समझ लें और फॉर्मूले को भी समझ लें एक सिंगल एग्जांपल से। तो हमारे पास लेट से यहां पर दिया हुआ है 3, 6, 12 और 24, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 3 और हमारा कॉमन रेशियो क्या हो गया, 3 2 6 6 2 12 12 2 24, कॉमन रेशियो हो गया 2। अब हमको निकालना है लेट से मैं तुमको बोलता हूं T8 निकालना है, T8। तो T8 कितना आएगा, T8 आ जाएगा AR⁻n-1, मतलब A की जगह 3 डाल दिया, R की जगह मैंने डाल दिया 2 और 8-1 मतलब 7। तो 2 की पावर 7 इंटू 3, ये मेरा आंसर आएगा। 2 की पावर 7 इंटू 3, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 इंटू 3, द आंसर इज 384। तो आपको 8th टर्म मिल चुका है 384, नो प्रॉब्लम सर, हमको 8th टर्म मिल चुका है 384। इसी चीज को अब हम कैलकुलेटर की ट्रिक से निकालते हैं। तो कैलकुलेटर की ट्रिक बोलती है कि अब आप ए मत लिखो, पहले आर लिखो, आर में इंटू की बटन दबाओ, फिर ए लिखो, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते जाओ। तो सबसे पहले लिखूंगा आर मतलब 2, फिर करूंगा इंटू फर्स्ट टर्म विच इज 3, फिर इक्वल सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म। ये वाली मेथड आई थिंक कंप्यूटर के कैलसी में तो नहीं चलती, लेकिन हमारे ये वाले कैलसी में जरूर चलती है। 2 इंटू 3, 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 384, कोई दिक्कत नहीं भाई, करके देखो अच्छा लगेगा भाई, करके देखो अच्छा लगेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गई हमारी कैलकुलेटर ट्रिक ऑफ जनरल टर्म ऑफ जीपी। फिर आता है सम ऑफ फर्स्ट हैंड टर्म्स ऑफ जीपी। दोनों ही फॉर्मूले सेम है। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये फॉर्मूला प्रेफर करना ताकि नेगेटिव वैल्यूज ना आए, आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला लगा देना, बट फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लगा दोगे, अगर माइनस भी आ जाते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिक्कत की बात उसमें नहीं है। अब यहां पर पूछ रहा है कि बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक भी सेम टू सेम है, पहले जनरल टर्म निकाल दिया, फिर जीटी करके प्लस ए कर दिया। वहां भी तो यही किया था ना एपी में, जैसे जनरल टर्म निकालते थे जिस ट्रिक से, उसी ट्रिक से सम भी निकालते थे, लास्ट में जीटी प्लस ए कर देते थे, यहां भी जीटी प्लस ए कर देंगे। तो दिस इज द ओनली एडिशनल पार्ट इन द ट्रिक इन बोथ द केसेस। चलो अब फिर से एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके पास, वही वाला एग्जांपल, 3 6 12 24 एंड सो ऑन। मान लेते हैं हम लोगों को निकालना है सम ऑफ 8 टर्म्स, सम ऑफ 8 टर्म्स। तो सबसे पहले तो मैं पूरा ये जीपी लिख देता हूं, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6, 96 इंटू 2 192 एंड 192 इंटू 2 मतलब 384। अब इस पूरे को एक बार जोड़ देते हैं, इस पूरे को जोड़ दो आठों टर्म्स को, 3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 96 + 192 + 384, ये आ रहा 765, 765। अब इसी चीज को हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं एक बार। हमें आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू है 2
और a की वैल्यू है 3। तो फॉर्मूला हमारा लग जाएगा यहाँ पर a मतलब 3 2⁻8 -1 अपॉन 2 -1। चेक करें, 2 × 2 3 4 5 6 7 8 -1 × 3, ये आ रहा है 765। और इसी चीज को अब हम लोग कैलकुलेटर की ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर की ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले आपको लिखना है 3, नहीं फर्स्ट टर्म नहीं लिखना, सबसे पहले आपको लिखना है r कॉमन रेशियो इंटू 3, 2 × 3, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, और लास्ट में कर देना है GT और फिर जोड़ देना है +a। करके देख लेते हैं सर। 2 × 3 2 3 4 5 6 7 8 GT +3 765। GT प्लस फर्स्ट टर्म जोड़नी है ना, गलती से 2 मत जोड़ देना, 765। तो ये भी हो गया सर हमारा ट्रिक से। ओके जी, डन, नो प्रॉब्लम। सर एक खास बात आती जो एपी में नहीं होती, सिर्फ जीपी में होती है, और वो ये है सर कि कुछ कुछ सीरीज जो है तुम्हारी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का तो सम निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर सीरीज तुम्हारी ऐसी है जो छोटी हो रही है, जो तुम्हारा कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो ऐसे केस में तुम सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला सिंपल a/1 - r, फर्स्ट टर्म 1 - r। ठीक है, चलो अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में आ जाते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। 7th टर्म निकालना है, क्या करोगे, कैलकुलेटर से कर लोगे। सर कॉमन रेशियो है 2 2 × 6 2 3 4 5 6 7, आंसर इज 384। अगला T12, यहां पर कॉमन रेशियो बताइए। कॉमन रेशियो आ रहा है सर 0.5 नेगेटिव, देखो ना 64/128, तो 0.5 नेगेटिव इंटू 128 नेगेटिव 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर आ रहा है 0.0625। तो T12 आ रहा है मेरा 0.0625 एज पर द कैलकुलेटर। चेक कर लो कौन से ऑप्शन से सही मैच कर रहा है। सर 1/16 की वैल्यू होती है 0.0625, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। फिर आते हैं 4th टर्म, अब तुम कर लोगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस T31 निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो पता करते हैं, x/x², मतलब कॉमन रेशियो हो गया 1/x, तो r की वैल्यू हो गई आपकी 1/x। आपको निकालना है T31, मतलब हो जाएगा AR⁻n-1, तो x² और 1/x की पावर n-1 मतलब 30, ये हो जाएगा x² की पावर 30। इंडाइसिस के लॉ के हिसाब से हो जाएगा x की पावर 2 - 30, मतलब x की पावर -28, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1/x की पावर 28। जो भी ऑप्शन में दिया है दोनों सही होगा। सर ये दिया ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ए वाला नहीं, मतलब ये x की पावर -28 नहीं दिया है, तो वो हमने लगा दिया। फिर आपको सम ऑफ द सीरीज निकालना है। इसमें भी देखो a आपका हो जाएगा -2, r आपका हो जाएगा -3, -2 × -3 करोगे तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और फिर आपको निकालना है S7। तो कैसे निकालोगे सर, सिंपल, सबसे पहले r लिख देता हूं -3 कैलकुलेटर में, इंटू 2 नेगेटिव, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, फिर कर दिया GT, फिर -1092 आ रहा है, उसमें -2 और जोड़ दिया, तो -1094 आ गया ऑप्शन है। अरे दोस्त ठीक है, चलो सम ऑफ द सीरीज 243 81 27 8, यहां पर देखो a की वैल्यू है 243 और r की वैल्यू है तुम्हारी 81/243, मतलब 1/3, 1/3 कहलाएगी ना। 243/81 3 होता है, तो 81/243 1/3 होगा। अब आपको निकालना है S8 तक। यहां पर भी आप वही सेम चीज कर सकते हो। सबसे पहले आप ले लोगे 0.333333। अब देखो आप इसको कैसे लिखोगे कैलकुलेटर में, 1/3 इक्वल टू मत लिखना, 0.333333 जहां तक आ रहा पूरा लिखना, उसके बाद इंटू 243। अब करना सेकेंड टर्म, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8, फिर करना GT और फिर उसमें जोड़ देना 243, तो आंसर आ रहा है 364.44। अब यार यहां पर तो सारे ऑप्शन 36 के आसपास है, 364 तो कोई है ही नहीं, पता नहीं अजीब से ऑप्शन बनाए हुए हैं, तो ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, चलो सम ऑफ द सीरीज, ये स्पेशल टाइप का सवाल है। इसमें आपको निकालना है सर कि इसका 18 टर्म तक का सम क्या होगा, S18। इसमें पहले फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 1/√3 और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, देखो √3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 1/√3 में जब √3 मल्टीप्लाई होगा तभी तो 1 आएगा, तो ये आ गया √3 तुम्हारा। समझ रहे हो बात को। अब तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो तुम कैलकुलेटर से कर सकते हो और वैल्यू निकाल जाएगा, डेसिमल वैल्यू निकल जाएगी। करके देखो, 3 का रूट इंटू 1/3 का रूट, अब मैं इक्वल करता हूं
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 GT। तो ये मेरा आंसर आ रहा है 2.365817। अब चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं किसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है। तो √3 + 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 1.57 इंटू 9841। अच्छा, मैंने GT नहीं दबाया क्या? आई एम सो सॉरी, मैं GT दबाना ही भूल गया लगता है। तो कॉमन रेशियो 3 इंटू 1/3, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 GT। नहीं बेटा, ये जो है ट्रिक में ना क्या हो रहा है, रूट की बटन आने से आपकी ट्रिक फेल हो जा रही है। तो इससे हम लोग यहां पर एक सीख लेते हैं कि सर जब भी हमारे पास रूट्स इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में, जब भी रूट्स इन्वॉल्व हो तो आप कैलकुलेटर की ट्रिक यूज मत करना, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। क्या समझे? अगर रूट्स इन्वॉल्व है, इररेशनल नंबर इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, तो भाई बिल्कुल भी कैलकुलेटर की ट्रिक मत लगाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर नॉर्मली कर लेते हैं सर, फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो गया a 1/√3, r हो जाएगा तुम्हारा √3, और तुमको निकालना है S18। तो a मतलब 1/√3, r⁻n-1 मतलब नहीं, a r⁻n-1 अपॉन r-1, 18 - 1 अपॉन √3 - 1। अब देखो 1/√3 तो 1/√3 हो गया, और ये जो तुम्हारा √3 का पावर 18 है, मतलब 3 का पावर 9, 3 का पावर 9 निकाल दो। 3 × 2 3 4 5 6 7 8 9 विच इज 19683। उसको माइनस कर दिया हमने 1 से, और डिनोमिनेटर में क्योंकि इररेशनल नंबर है तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। √3 - 1 को रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 + 1 फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 19682, यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा 1 + √3 या √3 + 1 कुछ भी बोल दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे √3 का स्क्वायर विच इज 3 - 1, और यहां पर बच जाएगा √3 अलग से। तो ये हो गया 19682/2, 19682/2 मतलब 9841, और 9841 में मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारा 1 + √3/√3। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? सर ये रहा ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया। तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है इस टाइप के सवाल को। इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 27/8। तो मिडिल टर्म आपसे पूछ रहा है। देखो कुछ भी ना दिया हो तो मैं मान लेता हूं पहली टर्म a, दूसरी टर्म AR और तीसरी टर्म AR²। तीनों का प्रोडक्ट मतलब a × AR² की वैल्यू है 27/8, और मुझसे पूछ रहा है मिडिल टर्म मतलब AR मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने बोला a³ है ये, और ये भी है r का क्यूब, और ये है 27/8। तो AR का होल क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 27/8, इसका मतलब 2/3 का होल क्यूब, इसका मतलब AR की वैल्यू हो गई 2/3 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, चलो ये क्वेश्चन आपने 1 पैसे जोड़े, फिर 2 पैसे जोड़े, फिर 4 पैसे जोड़े, ये एक जीपी बन रहा है। आपसे पूछ रहा है 2 हफ्ते में टोटल सेविंग कितनी करोगे, मतलब S14 निकालना है। कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको। तो 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GT 16382 + 1, तो आ रहा है 16383 पैसा। तो रुपयों में कितना हो जाएगा, रुपयों में हो जाएगा 163.83 रुपीज विच इज ऑप्शन सी। चलो नाउ इस टाइप के सवाल को वैसे सॉल्व करने में बहुत समय लगता है, प्रॉपर पूरा पैटर्न वैटर्न बनाना पड़ता है, लेकिन पेपर में आपको वैसे करना ही नहीं, इसको ऑप्शन से करना है ना दोस्त, इसको तो ऑप्शन से करना है। कैसे करना है इसको ऑप्शन से? सारे ऑप्शंस में n की जगह 3 डाल के चेक कर लो क्या टोटल आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे बताओ S3 की वैल्यू है कितनी। सर S3 की वैल्यू है 4 + 44 + 444। कम से कम 3 टर्म जरूर लीजिएगा, उससे कम मत लीजिएगा, क्योंकि 2 टर्म में आप पहचान नहीं सकते आपका पैटर्न। कभी भी एपी या जीपी को पहचानने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए। तो 4 + 44 + 444 492 आ रहा है। अब मैं चारों ऑप्शन में n की वैल्यू 3 डाल के चेक कर लेता हूं कहां मेरा आंसर 492 आ रहा है। ऑप्शन ए 4/9, 10/9, 10 की पावर 3 - 1 -3। तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 - 1 इंटू 10/9 -3 इंटू 4/9, ये आ रहा 492। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझे?
इसको एक्चुअली कैसे करना है पेपर में ये हमने समझ लिया। ठीक है, नाउ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 0.1, 0.11 एंड 0.111, सिम अगेन सेम थिंग, मैं नहीं करवा रहा इसको, इन तीनों का सम ले लो S3 की वैल्यू और फिर 3 डाल के चेक कर लो कहां से तुम्हारा टोटल मैच कर रहा हो S3 का। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ GP is 244 times the sum of the first 10 terms। तो बताइए व्हाट इज द कॉमन रेशियो, आर आपसे पूछ रहा है। मैंने बोला S20 मतलब A R रेस टू 20 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये हो जाएगा 244 इंटू A R रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, R माइनस 1 R माइनस 1 कैंसिल, R रेस टू 20 को तुम लिख सकते हो R रेस टू 10 का स्क्वायर और 1 को तुम लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा R रेस टू 10 माइनस 1 नीचे, और यहां से A और A भी कैंसिल और सामने की तरफ बच गया 244 ओनली, है ना। अब देखो तुम क्या कर दोगे, R रेस टू 10 प्लस 1 R रेस टू 10 माइनस 1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को लिख दिया हमने A प्लस B A माइनस B, R रेस टू 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 244, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो R रेस टू 10 की वैल्यू हो गई 244 माइनस 1 मतलब 243, और 243 मतलब 3 की वैल्यू 5, 3 का पावर 5 है ये, और ये R का वैल्यू 10 है, तो R का वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 5 का पावर 1/10 मतलब 3 का स्क्वायर रूट। और जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं और क्योंकि इवन पावर है तो हम प्लस माइनस दोनों लेंगे। ठीक है दोस्त, चलो लैग आ रहा है क्या, लैग आ रहा है। नेक्स्ट, सम ऑफ द सीरीज ऑफ द एन टर्म्स, इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है। द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर, a की वैल्यू 14, r की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू है -2 अपॉन 14 मतलब -1 अपॉन 7, ये हो जाएगा 1 माइनस -1 अपॉन 7, 14 अपॉन 7 बन जाए 7 प्लस 1 8 अपॉन 7, तो 14 इंटू 7 अपॉन 8, दैट विल बी द आंसर। कितना आ रहा भाई, 14 इंटू 7/8 12.25 मतलब ऑप्शन बी 12.25 आ रहा है मेरा। ठीक है, लेग का झटका जोरों से लगा। ठीक है भाई, ये तो सेम है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। 4 ज्योमेट्रिक मीन, यहां पर भी वही लॉजिक है, 4 और 972 के बीच में ऐसी 4 टर्म डाल दीजिए कि ये सारे लोग मिलके आपस में जीपी में आ जाएं। ये तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो कि कहां पर ये चारों को फिट करके जीपी बन रहा हो, वो सही आंसर है सीधे। अब आते हैं एक्सरसाइज 6C, जहां पर मिक्स होते हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये देखो 3 नंबर्स आर इन एपी और उनका सम 21 है, अगर उसमें 1, 5 और 15 जोड़ दोगे तो वो जीपी बन जाएंगे। इसमें 1 जोड़ दूं 6 बन जाएगा, 5 जोड़ दूं 12 बन जाएगा, 15 9 24, ये लो जीपी बन गया ये, 6 2 जा 12 2 जा 24, और इन तीनों का सम 21 भी आ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ सम ऑफ 1 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, मुझे साफ समझ में आ रहा है कि जीपी है, लेकिन nth टर्म तक का सम पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो है वो नॉर्मल थोड़ी आएगा, n के फॉर्म में आना चाहिए ना। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ए बी और सी तीनों ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा यहां पर n दिया है तो तुम्हारा फाइनल आंसर विदाउट n कैसे आ सकता है, क्योंकि n की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस विल बी द फाइनल आंसर, इसमें कोई डाउट ही नहीं। नाउ सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5/3, sum of the infinite terms of the GP is 3, तो what will be the common ratio? मैं इसमें फॉर्मूला लिख देता हूं, a r raised to 2 minus 1 upon r minus 1 is equals to 5/3, और इसका फॉर्मूला है a upon r minus 1 is equals to 3। ये पूरा a upon r minus 1 यहां डाल दूंगा तो हो जाएगा 3 r square minus 1 is equals to 5/3, और r square minus 1 will be equals to 5 upon 27। ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 5 अपॉन 27 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, a अपॉन r माइनस 1, तो ये 3 पूरा यहां आ जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ऑलरेडी 9 तो आ चुका था, सॉरी, ये 5/27 नहीं होगा, ये 5/9 होगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1
आर स्क्वायर माइनस वन ए आर माइनस वन 5/9 प्लस वन, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 5 14 अपॉन 9। ये 4 आना चाहिए, 14 क्यों आ रहा है? मैंने कुछ तो भाई गड़बड़ कर दी है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने प्लस माइनस में, पर आप भावनाओं को समझ जाओ। बहुत सिंपली आर को सॉल्व करके तुम निकाल सकते हो, +-2/3 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है दोस्त? अच्छा 9 नहीं होगा, 5/3 यहाँ 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 a अपॉन आर माइनस वन, 3 5/9 आर स्क्वायर माइनस वन। क्यों नहीं होगा 9/9 ही तो आ रहा है मेरा। अच्छा इन्फाइनाइट का फॉर्मूला, ओ हो 1 माइनस आर है, ये a अपॉन 1 माइनस आर है, तो यहाँ पर -3 आएगा, वो नेगेटिव रहेगा तो ये -5/9 हो जाएगा, वहाँ +1 जुड़ेगा तो ये ओ ठीक है 4/9 आ जाएगा, तो r की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर r-1 लिख दिया इसलिए गड़बड़ हो गई। चलो, इफ p q r आर इन AP एंड x y z आर इन GP, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? वैसे तो साइक्लिक है तो आंसर बनाना है, लेकिन समझो बात को, इसका मतलब क्या होता है p q r आर इन AP? सर p q r अगर AP में है इसका मतलब q माइनस p और r माइनस q की वैल्यू सेम है। दूसरा मतलब इसका यह है कि q की वैल्यू p प्लस r अपॉन 2 के बराबर है। तीसरा मतलब इसका यह है कि p माइनस q और q माइनस r भी बराबर है। ये तीन इंटरप्रिटेशन यहां से निकलते हैं। एक्स वाई जेड जीपी में से क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है? वाई स्क्वायर एक्स जेड के बराबर है और वाई अपॉन एक्स की वैल्यू जेड अपॉन वाई के बराबर है। और उसके बाद सर फिर आपको दिया है एक्स की पावर क्यू माइनस 3, वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर पी माइनस क्यू। तो मैंने क्या बोल दिया? एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर पी माइनस क्यू। इसको कैसे अपन शॉर्टन कर सकते हैं? तो देखो पी माइनस क्यू और क्यू माइनस आर सेम है, तो दोनों को साथ में लिख दो और क्यू माइनस आर को पी माइनस क्यू लिख दो, ये हो जाएगा कॉमन पावर y की पावर r माइनस पी। अब ये एक्स जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर पी माइनस क्यू वाई आर माइनस पी। फिर ये हो जाएगा y की पावर 2p माइनस 2q प्लस r माइनस p। तो ये हो गया तुम्हारा y की पावर 2p माइनस p विच इज p प्लस r माइनस 2q, p प्लस r माइनस 2q। तो 2q और p प्लस r ये भी सेम होते हैं, तो दोनों चीजें बराबर हैं, तो ये हो जाएगा y का पावर 0, आंसर विल बी 1। ठीक, तो कुल मिला के जब भी ऐसा लिखा हो ना कि 3 टर्म एपी में है 3 टर्म जीपी में है, तो ये वाला फंडा यूज करने का, ये चीजें अप्लाई करने की, इनमें से कहीं ना कहीं सेटिंग होके आंसर आ ही जाता है घूम फिर के हमारा। ठीक है, चलो जी गुड। अब हम लोग आते हैं गिवन एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू एंड जेड की पावर सिग्मा, तो ये तीनों किस में होंगे? तो ये भी उसी टाइप का सवाल है थोड़ा कि भाई ये तीनों बराबर हैं। जब भी ऐसे बराबर वाली चीजें मिलें तो हम उनको एक कॉमन बेस में लेके आ जाते हैं, के मान लेते हैं के। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/p, वाई की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/q और जेड की वैल्यू हो जाएगी के का पावर 1/सिग्मा। और उसके बाद बोल रहा है एक्स वाई जेड जीपी में है, इसका मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स इंटू जेड के बराबर है। तो वाई की जगह रख देता हूँ के की पावर 1/q का स्क्वायर और एक्स और जेड की जगह रख देता हूँ के की पावर 1/p एंड के की पावर 1/सिग्मा। इनका पावर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 2/q और ये बन जाएंगे 1/p प्लस 1/सिग्मा। दोनों तरफ सेम बेस है तो आप बोल सकते हो 2/q इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/सिग्मा। आप ये भी बोल सकते हो कि 1/q इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/सिग्मा होल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये दोनों का सिंपल एवरेज ये है, मतलब 1/p 1/q और 1/सिग्मा आर इन AP। अगर दो चीजों का एवरेज इसके बराबर है तो इसको बीच में डाल दोगे तो ये तीनों AP में आ जाएंगे ना, अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिक्स होके आंसर आ जाएगा AP। अच्छा ये देखो 6,240 रुपए आपको 30 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं इन सच अ वे that each installment is 10 rupees more than the preceding installment। AP लगेगा कि GP लगेगा? सर AP लगेगा। तो टोटल तुमने 30 इंस्टॉलमेंट में 6,240 पे किया और पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तुमको निकालनी है। अच्छा जी, और कॉमन डिफरेंस तुमको दिया हुआ है +10। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सब कुछ डाल देते हैं और n छोड़ देंगे, a छोड़ देंगे बस। ये हो जाएगा तुम्हारा n/2 2a प्लस 29 इंटू डी।
इज इक्वल्स टू 6240। अब इसी को आप सीधे कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो, तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी 6240 इंटू 2/30 माइनस 290 डिवाइडेड बाई 2। एक मिनट, 6240 इंटू 2/30 माइनस 290 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा 63, ए की वैल्यू आ रही 63। तो यह जाएगा ऑप्शन, दिया ही नहीं कि नन ऑफ दीज है। 63 आ रहा तुम लोगों का, ठीक है, ओके, कूल 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 कूल। फिर ये देखो क्या है 1.03, 1.03 का स्क्वायर 1.03 का क्यूब, तो ये भी एक जीपी है, सम ऑफ n टर्म्स। ए मतलब 1.03, r रेज टू n माइनस 1, 1.03 का पावर n माइनस 1 अपॉन 0.03, 1 माइनस आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेसिमल डेसिमल कैंसिल, तो हो जाएंगे 103/3 और अंदर बच जाएगा 1.03 का पावर n माइनस 1, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जीपी, तो क्या होगा इसमें, ये भी बहुत लंबा जाएगा आपका, इसको भी मिक्स करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड अगर आपका एपी में है तो 2y की वैल्यू x प्लस जेड के बराबर है, और अगर ये है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू x इंटू जेड प्लस 1 के बराबर है। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, y की वैल्यू x प्लस जेड अपॉन 2 लेके इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो x प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस एक्स। फिर इसको ओपन कर देते हैं, तो x प्लस जेड अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एक्स जेड प्लस एक्स, तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xz प्लस 4x, ये भी स्क्वायर है। तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, वहां से ले आता हूं माइनस 4xz इज इक्वल्स टू 4x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz इज इक्वल्स टू 4x, मतलब x माइनस जेड का होल स्क्वायर जो है वो 4x के बराबर है। ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ x8y आर इन जीपी, ठीक है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। nth टर्म निकालना है, ये भी निकाल दोगे तुम। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ऑफ फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, नॉर्मल क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है। t4 आपको दिया x के बराबर, t10 आपको दिया y के बराबर, और t16 आपको दिया है z के बराबर। अब आपको इससे रिलेशनशिप बनाना है, तो t4 ऑफ जीपी मतलब a r क्यूब इज x, a r रेज टू 9 इज y एंड a r रेज टू 15 इज z। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, a r रेज टू 9 को लिख सकते हो a r रेज टू 3 इंटू a r रेज टू 15, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे, ये होता है a स्क्वायर r की पावर 18, और ये भी हो जाता है a स्क्वायर r की पावर 18, क्योंकि 15 और 3 मिलके 18 बन जाएंगे और 9 का स्क्वायर 18 बन जाएगा। तो इसका मतलब AR 9 मतलब y का स्क्वायर जो है वो x और z के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, मतलब x y z आर इन जीपी, ऑप्शन सी। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस, ये टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यूनिटी इज एडेड, इन सब में यूनिटी एडेड कर दोगे इनके सम में, तो क्या आएगा, देखो s1 की वैल्यू है 3, s2 की वैल्यू है 8 और s3 की वैल्यू है 5 3 8 7 15, इन सब में 1 1 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 16, मतलब दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर का सीरीज। ये भी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, पर्सन पेज 975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट, यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -5 हो जाएगी +5 की जगह, बाकी सब कुछ सेम है, और n की वैल्यू निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी जीपी से बना है, लेकिन ऐसा सवाल आएगा तो जरूरी नहीं कि तुमको जीपी से करना है, तुम तुम्हारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कर देना। अच्छा, ये गलत सवाल दिया हुआ है, 55 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 60 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो यहाँ तो 6700 टाइप से ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधे 900, ये भी नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जीपी भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है सर, चलो, तो एपी डन, जीपी डन, और समय कितना बचा है, समय बचा है आधे घंटे का, और मेरे हिसाब से आधे घंटे में रेशियो प्रोपोर्शन इज वेरी 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 इजी, इसीलिए मैंने जानबूझ के ना इंडाइसेस और लॉग हटा के रेशियो प्रोपोर्शन डाल दिया था, क्योंकि पहले जो मैंने ओरिजिनल प्लान बनाया था तब मैंने एपीजीपी के साथ इंडाइसेस लॉग रखा था, लेकिन अब मैं इंडाइसेस लॉग अलग से लेने वाला हूं। और फिर बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आपने वन शॉट रिवीजन में इंडाइसेस और लॉग तो ले लिया है, लेकिन आपने एपीजीपी तो पहले लिया ही नहीं है, सॉरी रेशियो प्रोपोर्शन। मतलब ठीक है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन ले लेते हैं। नाउ रेशियो,
रेशो क्या होता है? कोई भी दो या उससे ज्यादा क्वांटिटी जो एक नेचर की हो और एक ही यूनिट की हो, उनका आप रेशियो डिवाइड करके दिखा देते हो। पहली वाली टर्म को एंटीसीडेंट बोला जाता है, दूसरी वाली टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। फीचर्स ऑफ द रेशियो ये होता है सर कि आप कोई भी सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 4/6 है, तो इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो जो 2/3 आ रहा है ना, चाहे 4/6 लिख दो चाहे 2/3 लिख दो, एक ही चीज होती। लेकिन जनरली हम हमारे रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाते हैं ताकि फर्दर डिवाइड ना हो सके। ऑर्डर ऑफ द टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ऐसा नहीं कि 2/3 और 3/2 सेम है, ना 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 ना, दो अलग अलग चीजें। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो सिर्फ दो सेम टाइप की क्वांटिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक बंदे का वेट और एज ऑफ अनदर चाइल्ड, ये थोड़ी रेशियो निकलेगा, ये चीज ही अलग है, एक वेट है और एक एज है, नहीं निकलेगा। दूसरी बात, जब आप क्वांटिटीज कंपेयर करते हो तो यूनिट्स भी उनकी सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पर दो चीजों के बीच का वेट है, हालांकि भले दोनों वेट हैं, भले दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी है, लेकिन यूनिट अलग है ना, तो पहले यूनिट भी सेम करनी पड़ेगी। इसको 150 ग्राम और इसको 2000 ग्राम, फिर तुम बोल सकते हो 150/2000, तो 15/200, 5 3 जा 15 और 5 like this kind of thing you can do. To compare two ratios, convert them into equivalent like fractions. अब जैसे देखो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, अगर ये कंपेयर करना है, पहले एक जैसा बनाओ इनको। तो 2 3 जा 6 + 1 7/3, 3 3 जा 9 + 1 10/3। फिर तुम बोल सकते हो कि 3 3 कैंसिल, तो ये आ गया 7/10। सिमिलरली यहाँ 3.6 लिखा है, तो इसको 36 बनाओ, इसको 48 बनाओ, पॉइंट में मत रखो। 6 6 जा 36 और 6 8 जा 48 होता ना, 8 2 3 जा 6 2 4 जा 8, 3/4 7/10। अब तुम कंपेयर कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 0.7 है, इसकी वैल्यू 0.75 है, तो ये बड़ा रेशियो है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.75 है। फीचर्स ऑफ द रेशियो, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो, इस टाइप का एग्जांपल कि रौनक का वेट पहले 56.7 kg था, उसने अपना वेट 7 से 6 रेशियो कर दिया, 7/6। तो जिसका वेट पहले 56.7 था वो 7 के बराबर माना जाता था, तो अब वो 6 के बराबर कितना माना जाएगा? तो सिंपल होता है, जो तुम्हारा ओरिजिनल रेशियो होता है ना, उसी को उल्टा करके लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। 7/6 को 6/7 करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने आप मेरे को न्यू क्वांटिटी मिल गई। चेक करो कितना है, ये आ रहा है 48.6 kg। ठीक दोस्त, चलो गुड। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द रेशियो 1/3 1/8 1/6। अभी 1/3 है, 1/8 है, 1/6, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करने का, तभी कोई बात हो सकती है। तो ये 3 8 जा 24, तो 8/24, ये 8 3 जा 24, तो 3/24, और ये हो जाएगा 6 4 जा 24, तो 4/24। फिर तुम बोल सकते हो कि हाँ 8/3/4, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, चलो फिर है तुम्हारा, ये इस टाइप का सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं, छोटी सी इक्वेशन बनानी पड़ती है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3/5। तो पहले ओरिजिनली तुम्हारे पास 720 लोग थे, और 720 लोग में तुम्हारा क्या रेशियो था बॉयज और गर्ल्स का? तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था 3/5। मतलब तुम काउंट बता सकते हो कि 720 में से कितने बॉयज और कितने गर्ल्स। तो 720/8 × 3 विच इज 270 बॉयज अपॉन 3 × 5 मतलब 450 गर्ल्स। ये ओरिजिनली था। फिर क्या बोल रहा है, 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड। जब मैंने न्यू में गया, न्यू, तो अब क्या हो गया, अब जो बॉयज थे और गर्ल्स थी, तो गर्ल्स में 18 न्यू गर्ल्स एडमिट हो गई हैं, तो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 468, 450 में 18 जोड़ दिया। हाउ मेनी न्यू बॉयज में बी एडमिटेड, ताकि रेशियो 2/3 का हो जाए। तो मतलब सिंपल है भाई, अगर 468 मेरा 3 के बराबर है तो 2 के बराबर क्या होगा? 468 मेरा 3 के बराबर, तो 2 के बराबर होगा 312। तो बताओ 270 को 312 बनाने के लिए कितने नए बॉयज का एडमिशन करवाना होगा? 312 - 270, इसका मतलब 42 न्यू बॉयज विल बी एडमिटेड। अगर 42 न्यू बॉयज एडमिट होंगे तो सर हमारा जो है आंसर मैच कर जाएगा, और 2/3 में ये दोनों आ जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, चलो फिर आता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स कुछ नहीं है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2/3 का इनवर्स बताओ, 3/2, ये कोई बताने वाली बात है। फिर आता है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देना, दो रेशियोज को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फिर ये क्या है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब
दोनों टर्म का स्क्वायर कर देना, ट्रिप्लीकेट मतलब दोनों का क्यूब कर देना, सब डुप्लीकेट मतलब दोनों का स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट मतलब दोनों का क्यूब रूट कर देने का। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, एक और इनकमेंसरेबल क्वांटिटी। कभी भी रेशियो ना दो इर्रेशनल नंबर के बीच में जो निकलती है उसको इनकमेंसरेबल क्वांटिटी बोलते हैं। कंटिन्यूड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल बहुत अच्छे से आता है, तो कंटिन्यूड हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी 3:4, इफ एंटीसीडेंट इज 15 तो कॉन्सिक्वेंट कितना आएगा? 20। ऑप्शन डी। समझ रहे हो ना? 15 में ऐसा क्या डिवाइड कर दोगे कि ये वाला जो रेशियो वो 3/4 के बराबर हो जाए? तो मैंने बोला 15 4 60/3 20। नाउ कंपाउंडेड करना मतलब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2/3, 9/4, 5/6, 8/10। ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5 कैंसिल, 1:1। अगला द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ दिस, ठीक है, 4/9 किससे मल्टीप्लाई करना है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 मतलब 9/16, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 मतलब 8/27 इंटू 9/7। कई बार 9/7 को भी लोग ट्रिप्लीकेट कर देते हैं, नहीं भाई वो मत करना। 9 9 कैंसिल, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 सीधे। तो ये कितना आ रहा भाई? 2/21 बच रहा है, ऊपर 2 नीचे 3 7 जा 21। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक जैसा है, ये नहीं करना मेरे को। अच्छा, जब भी ऐसे सवाल आए ना तो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो क्योंकि ये रेशियो में है। अगर रेशियो में ना होता तो तुम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो अभी सीधे क्या कर दोगे? एक की जगह 3 रख दो, 4 रख दो, नीचे 3 4, तो 6 और 12 18, 9 और 16 25, 18/25। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, उसमें अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 3:5 बन जाते हैं। तो इसमें 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 0/2, तो ये तो गलत हो गया। इसमें तो 4 सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो बचा अकेला ये ऑप्शन। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या 16/24 2/3 के बराबर होते हैं? हाँ, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। दूसरी कंडीशन, अगर दोनों में से मैं क्या 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 16 बन जाएगा 12 और 24 बन जाएगा 20, 12/20। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 3/5 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 2:7:11, तो बताइए टोटल, देखो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अब वो 360 डिग्री को तुमको ये तीनों में बांटना है, 2:7:11। तो कभी भी टोटल को किसी रेशियोज में बांटना हो ना तो 360 डिग्री इंटू 2/टोटल, 279 अब 279 + 11 20। दूसरा 7/20, तीसरा 11/20। समझ रहे हो? नाउ डिवीजन ऑफ 324 इन 11:7, तो एक्स एंड वाई वुड गेट रुपीज। वही है, 324 रुपए को बांटना है तो इंटू 11/11 + 7 विच इज 18, और 324 इंटू 7/18। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है। आनंद अर्न कर रहे हैं 80 रुपीज 7 घंटों में और प्रमोद अर्न कर रहे हैं 90 रुपीज 12 घंटों में, तो उनके अर्निंग का रेशियो 8:9 कर दूं क्या? 80 और 90? नहीं सर, पहले उनको सेम बेस में लेके आओ। ये 80 रुपए कमा रहा है 7 घंटे में और ये 90 रुपए कमा रहा है 12 घंटे में, फिर उनका रेशियो निकालो। तो 80/7 इंटू 12/90, ये कैंसल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 8 4 जा 32/21। तो असली रेशियो कहलाया 32:21। ऑप्शन ए। PQR 3 सिटीज हैं, P और Q के बीच का एवरेज टेम्परेचर आपको दिया है 11/12 और P और R के बीच का एवरेज टेम्परेचर दिया है तुमको 9/8। और अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर बिटवीन Q एंड R। ये तब होगा जब हम एक कंटिन्यूड रेशियो निकालेंगे। कंटिन्यूड रेशियोज का नियम ये होता है सर कि आपके जो दोनों रेशियोज हैं उनका कॉमन टर्म उसको पहले बराबर कर दो। कॉमन टर्म बराबर कर दो तो 9 और 11 को कैसे बराबर कर दूं? एलसीएम निकालो 9 और 11 का, 99। तो P/Q को तुम बना सकते हो 11 9 जा 99, 12 9 जा 108, और इसको अपन बना सकते हैं 9 11 जा 99
और 8 11 जा 88। तो P रेशियो Q रेशियो R कितना हो गया दोस्त? P रेशियो Q रेशियो R हो गया 99 रेशियो 108 रेशियो 88। अब Q अपॉन R बताइए, तो Q अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 108 अपॉन 88। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 108 को अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो 27, और 88 को 4 से डिवाइड कर दूं 22। तो 27/22 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, कंटिन्यूड रेशियो बन जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, अच्छा वो 360 डिग्री लिख दिया मैंने, अरे सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, ये 180 डिग्री होगा, ट्राइंगल का है ना, सर्कल का थोड़ी है। पाई चार्ट होता है तो 360 डिग्री होता है। आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। चलो ये तो सब्सटीट्यूट करके कर दोगे, ये 3 और 4 को यहां रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ये नोन क्वेश्चन है। P अपॉन Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, सब डुप्लीकेट। तो क्या कर दो, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो रूट गायब किया जा सकता है। चलो भाई, रूट गायब हो गया। रूट गायब होने के बाद लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्योंकि हमारे जितने भी ऑप्शन है उसमें हर जगह हमसे एक्स स्क्वायर पूछा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर वालों को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं। तो वहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ का पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नेगेटिव, और बाकी दोनों टर्म वहां चली जाएंगी। तो पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर क्यू। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहां पर पी क्यू कॉमन लिया, पी क्यू, तो अंदर बच गया क्यू माइनस पी। अब इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, ये क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी हो जाएगा। तो पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, ये दोनों कैंसिल। तो आंसर आ गया पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी मतलब ऑप्शन सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही चीज है। 2s upon 3t is the duplicate ratio of this. 2s upon 3t is the duplicate ratio of this. 2s minus p whole square 3t minus p, इसका डुप्लीकेट करने से ये आता है। ठीक है, ओपन कर देते हैं इनको। ये हो जाएगा 2s अपॉन 3t, ये हो जाएगा आपका 2s का होल स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस 2 2 4sp। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3t स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 3 6pt। तो 2 9 18 st स्क्वायर 2 sp स्क्वायर 2 6 12 spt इज इक्वल्स टू 4 3 12 s स्क्वायर t p स्क्वायर 3t 4 3 माइनस 12 spt। अभी 12 spt और 12 spt तो सेम टू सेम दोनों तरफ कैंसिल हो गए, और फिर तुमको यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में p को रखा जा रहा है, तो मैंने 2sp स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, और वहां से 3p स्क्वायर t को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। राइट हैंड साइड में मेरा 12s स्क्वायर t, और यहां से इसको उठा के ले गया माइनस 18 st स्क्वायर। इसमें p स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बचेगा 2s माइनस 3t, और इसमें मैं 6st कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बच जाएगा 2s माइनस 3t। 2s माइनस 3t 2s माइनस 3t कैंसिल, p स्क्वायर की वैल्यू 6st के बराबर आ गई। चलो जी, फिर ये भी सब्स्टिट्यूट करने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म रिड्यूस इट टू 1:4। 19 माइनस 15 करूंगा तो 4 आएगा, 13 में माइनस 15 करूंगा तो 16 आएगा। परफेक्ट है सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेली अर्निंग ऑफ द 2 पर्सन इज 4:5, डेली एक्सपेंसेस इज 7:9। तो बताओ अगर दोनों 50 रुपए सेव कर रहे हैं तो अर्निंग कितनी होगी? अब समझो, डेली एक्सपेंस 7:9 बोल रहा है, 50 रुपए सेव कर रहे हैं। देखो एक्सपेंस माइनस सेविंग इनकम, उल्टा बोल दिया मैंने, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंस। ठीक है, तो इनकम अगर 4:5 में है तो उसमें से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंस आ जाएगा।
अगर इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंस आ जाएगा। तो मैंने 40 में से 50 माइनस करूंगा, अरे ये तो नेगेटिव चला जाएगा, इसमें भी नेगेटिव चला जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा। 40 में से 50 390 450। अब ये चेक कर लो क्या ये 7:9 है? हाँ सर 7:9 आ रहा है। ये 350 होगा ना, ये 390 नहीं 350, 50 रुपए। तो 4:5 में इनकम है और 7:9 में तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं। सिर्फ ऑप्शन सी में फॉलो हो रहा है, बाकी दोनों तो इतनी छोटी वैल्यूज है कि देख के समझ में आ गया गलत है। फिर ये तो डायरेक्ट वाला है। अब आते हैं सर हम लोग प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन क्या होता है सर? प्रपोर्शन इज जस्ट एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। प्रपोर्शन का मतलब, प्रपोर्शन इज जस्ट एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। जैसे A/B अगर C/D के बराबर है तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि ABCD प्रपोर्शन में है। और इनको कहा जाता है टर्म्स, और टर्म्स में भी उनका नाम है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। टर्म के साथ साथ एक और वर्ड यूज होता है प्रपोर्शनल। जो दो लोग तुम्हारे बीच में पाए जाते हैं B और C, इनको कहा जाता है मिडिल टर्म्स। और जो कॉर्नर वाले हैं A और D, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट रूल जो कि बोलता है कि बीच की दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कॉर्नर की दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूअस प्रपोर्शन है, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन मतलब ऐसा प्रपोर्शन जिसमें सिर्फ 3 क्वांटिटी होती है, A/B तुम्हारे B/C के बराबर है, अगर तुम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो B² की वैल्यू AC के बराबर आ जाएगी। यस। तो इसका मतलब अगर मुझे B निकालना हो तो B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। इसलिए जो मिडिल टर्म होती है कंटिन्यूड वाले में, उसे मीन प्रोपोर्शनल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है A और C के मीन करके निकल जाता है, बिकॉज B इज द GM ऑफ A एंड C, इसीलिए इसको मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को फर्स्ट और थर्ड ही कहा जाता है। तो सर हम क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि कंटिन्यूड वाला क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही डेटा दिया है या फिर 3 में से 2 दिया और 1 पूछ रहा है, तो समझ जाना कंटिन्यूड वाला है। नेक्स्ट, प्रपोर्शन में इंपॉर्टेंट नोट सर, देखो जब हम रेशियो पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि हमारी दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। प्रपोर्शन में वही फॉलो होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों क्वांटिटी सेम हो। A/B एक जैसे होने चाहिए और C/D एक जैसे होने चाहिए। अब A/B अलग हो सकते हैं, C/D अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ₹6, ₹8, 12 टॉफी और 16 टॉफी। तो देखो A और B जो तुम्हारे वो रुपीज में है, C और D जो तुम्हारे नंबर ऑफ टॉफीज में है, तो वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, दूसरा था इन्वर्टेंडो। अगर A/B C/D के बराबर है तो उसको अगर तुम दोनों तरफ से इन्वर्ट कर देते हो कि AB को BA कर दो, CD को DC, तो एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अल्टरनेंडो कि AB अगर CD के बराबर हैं तो A और C ऑल्टरनेट है, B और D ऑल्टरनेट है, तो A/C भी B/D के बराबर आएगा। फिर आता है कंपोनेंडो। इसमें और इसमें दोनों तरफ अगर हम +1 लगा दें, ये हो जाता है A + B/B C + D/D। +1 LCM करने से दोनों तरफ +1 जोड़ दिया, ये कहलाता है कंपोनेंडो। वही अगर -1 जोड़ दूं तो A - B/B C - D/D। और उसके बाद अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर दूं, A + B/A - B C + D/, इसमें गड़बड़ क्या कर देते हैं बच्चे, यहां प्लस तो यहां माइनस, तो यहां भी प्लस यहां भी माइनस, उसका उल्टा चलेगा। तो दोनों ऊपर वाले माइनस तो दोनों नीचे वाले प्लस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, और एक प्लस हो और एक माइनस हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडेंडो। एडेंडो ये बोलता है कि अगर A/B C/D E/F, फॉर एग्जाम्पल 2/3 4/6 6/9 2 2 4 2 3 6 3 6 9, अगर ये सब के सब बराबर हैं, जो कि हैं ही बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सब बराबर हैं, तो इन सबको किसी एक वैल्यू के बराबर मान लो K। तो यहाँ K आ जाएगा 0.66666। तो बोल रहा है अगर तुम इन सबका सम भी कर दोगे ना, 2 + 4 6 + 6 12 3 + 6 9 9 18, तो वो भी तुम्हारा 0.66 के बराबर ही आएगा। दैट इज एडेंडो। तो अगर ABCDEF सबके सब बराबर हैं तो जरूर किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होंगे। तो सभी के न्यूमरेटर का सम और सभी के डिनोमिनेटर का सम का रेशियो भी उसी वैल्यू के बराबर आएगा। सेम चीज विल अप्लाई टू सब्ट्रेहेंडो। जैसे प्लस हो रहा था वैसे माइनस करोगे तो भी बराबर आएगा। अब ये वाला सवाल जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है, डीलर वाला, हालांकि थोड़ा है भी अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन चलो मैं एक बार करवा देता हूं क्योंकि ये जो है एग्जाम्पल का पार्ट है, एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है।
अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विद द टी ऑफ 7.77 पर केजी और सेल करता है मिक्सचर को 8.8 पर केजी में और प्रॉफिट अर्न करता है 17.5% का ऑन हिज सेल प्राइस। तो इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, किस प्रोपोर्शन में वो उसे मिक्स कर रहा है। देखो दो चीजें, सबसे पहले मिक्सचर की बात करता हूं कि जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। सर मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है 8.8 पर केजी और मिक्सचर का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट बोल रहे 17.5% ऑन सेल प्राइस। अभी सेल प्राइस पता नहीं है लेकिन सेल प्राइस निकाली जा सकती है, सेल्स भी अच्छा ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है दोस्त, सेल्स द मिक्सचर एट 8.8 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है 17.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 8.8 इंटू 17.5%, 1.54 पर केजी। तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस तो सेल माइनस प्रॉफिट विल गिव यू कॉस्ट प्राइस 7.26 रुपीज पर केजी, करेक्ट ना। 8.8 माइनस 1.54 मतलब 7.26 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है। अब ये 7.26 का मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है कैसे निकला होगा, ये निकला होगा लाइक दिस कि आपका जो कोई एक टी है, एक पर्टिकुलर टी, उसकी क्वांटिटी को आप x मान लो, दूसरी क्वांटिटी को y मान लो आप, ठीक है। तो आपने 6.92 रुपीज वाला x मिलाया होगा प्लस 7.77 रुपीज वाला y मिलाया होगा, तो टोटल इतनी कॉस्ट लगी होगी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी हो गई, तो एक एवरेज प्राइस तुम्हारी किसके बराबर आ जाएगी, 7.26 के बराबर। अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, जैसे वो कंबाइंड एएम करते थे ना वैसा ही है। तो 6.92x 7.77y इज इक्वल्स टू 7.26x प्लस 7.26y। अब x को x के साथ रख दो, y को y के साथ रख दो, तो 7.77 माइनस 7.26 मतलब 0.51y इज इक्वल्स टू 7.26 माइनस 6.92 मतलब 0.34x। तो x अपॉन y या y अपॉन x का रेशियो क्या आएगा, तो y अपॉन x हो जाएगा 0.34 अपॉन 0.51, तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 2:3। मतलब दूसरी वाली तुमने 3 ली होगी, पहली वाली 2 ली होगी। तो इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, सर वी हैव मिक्स देम इन 3:2, क्योंकि पहले वाले का नाम लूंगा ना मैं, x को पहले बोलूंगा y को बाद में बोलूंगा, तो x अपॉन y हो जाएगा मेरा 3/2, मतलब x वाली तुमने 3 मिलाई होगी और y वाली 2 मिलाई होगी, चलेगा, गुड। अब आता है एक्सरसाइज 1b, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब 4/6 की बराबर 8 अपॉन कोई और है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा दो, सीधे आंसर आ जाएगा 6 8 जा 48 अपॉन 4 दैट इज 12, x की वैल्यू 12, ये आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए 1। उसके बाद है हमारे पास सर थर्ड प्रोपोर्शनल। अब देखो तुम खुद बताओ मुझे, क्या ये नॉर्मल प्रोपोर्शन है, नो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर 2 ही चीज दी और तीसरी चीज पूछ रहा है तो ये तो नॉर्मल में पॉसिबल ही नहीं, नॉर्मल में तो 4 चीजें होती हैं। इससे समझ में आता है कि ये जो है कंटिन्यूड वाला सवाल है। तो 12/18 इज 18 अपॉन थर्ड टर्म, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 का स्क्वायर अपॉन 12। बता दो भी 18 का स्क्वायर अपॉन 12 कितना आएगा, इट विल बी 27। ठीक दोस्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 81, फिर से वही वाली बात, बीच वाली टर्म गायब है तुम्हारी, उसको कैसे निकाल सकते हो, 25 इंटू 81 का रूट, मीन प्रोपोर्शनल ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, 45 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, the number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13, तो 6 के साथ 13 का जो रिलेशन है वही किसी एक नंबर का 26 के साथ है, क्या है 6 2 जा 12, 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा 12। साफ समझ में आ रहा है, none of these। अगला फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो 2a अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन x, ये x तुमको निकालना है, a स्क्वायर c अपॉन 2a।
तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो AC/2 दिया है क्या, ऑप्शन ए। फिर 1/2, 1/3, 1/5 ये सब प्रोपोर्शनल, तो x की वैल्यू बताइए, सिंपल यार, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते बनता होगा, ठीक है। तो ये जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू x/5, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 5 3 या 15/2, दैट इज ऑप्शन सी। अगला मीन प्रोपोर्शनल हो गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ ये भी सिंपल है, 1 2 5। उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 3 4 7/7, तो 3 4 7 + 7 14/7 विच इज 2। फिर ये बढ़िया सवाल है सर, P/Q की वैल्यू R/S के बराबर है, और तुमसे पूछ रहा है PS और QR का रेशियो क्या है। भाई PS और QR तो बराबर है, बताओ ना, अगर P/Q R/S के बराबर तो PS और QR बराबर है, दो बराबर चीजों का रेशियो क्या आता है, 1:1। टू सेम क्वांटिटीज आर डिवाइडेड तो कट हो जाएंगी ना, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, XYZW एडेंडो लग जाएगा यहां पर, ये अगर इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर हैं, तो इन दोनों का सम भी उसी के बराबर होगा, तो आंसर आएगा 2.5/1.5। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई कर दो, 2.5 × 2 5, 1.5 × 2 3, 5:3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये कंटिन्यूड रेशियो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, A/B अगर तुम्हारे 3/2 के बराबर है और B/C तुम्हारा 3/5 के बराबर है, तो कॉमन टर्म को पहले सेम बनाओ, ये 2 है ये 3 है, दोनों को 6 बना दो, तो A/B बन जाएगा तुम्हारा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9/6। ये बन जाएगा 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, 6/10। तो ABC का रेशियो हो जाएगा 9:6:10, 9:6:10, ऑप्शन ए। अगला, ये तो सीधे x की जगह 2 रख देना, y की जगह 3 और z की जगह 7 हो जाएगा। यहां पर भी सब्स्टिट्यूट करना है सीधे। हाँ, सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 years, 10 years ago their ages were in the ratio 7:8। कैसे करोगे, ऑप्शन सी। पहले टोटल देख लो 150 और फिर 10-10 साल पीछे कर दो सबको, और पीछे करने के बाद कर रेशियो देख लो 35 40 और 45। ये देखो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 7 8 9, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको क्या बोलते हो, x/y z/w को उल्टा कर दिया तो इसको क्या बोलते हो, इन्वर्टेंडो बोलते हैं। नन ऑफ दीज आंसर आएगा, इन्वर्टेंडो दिया ही नहीं है। फिर ये माइनस वाला फंडा जो है P - R Q - S, सब्ट्रेहेंडो बोलते हैं इसको। फिर यहां पे क्या हो रहा है सर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो साथ में लग रहे हैं। फिर यहां भी कंपोनेंट और डिविडेंडो साथ में लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर ये तो स्टार वाला है, 4/* 9/13.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 13.5 × 4 डिवाइडेड बाय 9, 6 आ रहा आंसर स्टार का। ये कोई सवाल है क्या, बताओ। ये मीन प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई करके रूट कर देना, ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। ये भी तुम सीधे यहां पर देख सकते हो कि भाई कहां पे प्लस प्लस और माइनस माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस, सही है। ये उल्टा, ये भी उल्टा। फिर आता है तुम्हारा 29, AB की जगह 4 1, तो 4/1 का रूट प्लस 1/4 का रूट, मतलब 2 + 1/2, मतलब क्या होता है 5/2, ऑप्शन ए। फिर आता है लास्ट वाला जो है, इसका आंसर कितना 1 या 0 कुछ आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी है, मतलब इसको करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मैं इसको नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, पहले तुम सबको बनाओगे वैसा वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर कम से कम पूरा का पूरा 7-8 स्टेप रहेंगे, डज नॉट मेक एनी सेंस इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो इसके साथ सर हमारा जो है प्रपोर्शन और रेशियो भी खत्म हो गया है, और एपी और जीपी भी खत्म हो गया है। कैलकुलेटर की ट्रिक भी हमने देख ली। रेशियो प्रपोर्शन में तो वैसे भी कुछ आता नहीं, ज्यादा कोई दम की बात रहती नहीं है, इंडाइसिस और लॉग दम वाली चीज रहती है, तो वो भी मैं करवाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप गाइज आप लोगों का जो है एपीजीपी और रेशियो प्रपोर्शन का अच्छे से डिटेल में रिवीजन हो गया इस 1 hour 45 minutes में। एंड मैं जाते जाते आप लोगों को बता दूं, दिस इज बाहुबली टीम, जो आपका न सिर्फ फाउंडेशन बल्कि इसी तरीके से सीए इंटरमीडिएट में भी आखिरी मोमेंट तक साथ देने वाली है। इसलिए बिल्कुल इस टीम से जुड़े रहें यार, ताकि आपको आखिरी मोमेंट तक सपोर्ट मिलता रहेगा। एंड
सीए फाउंडेशन मई जून 23 जो आपके बाद अगला अटेम्प्ट आने वाला है, तो अपने सारे जूनियर्स को जरूर रिकमेंड कर देना यार। तो अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल पर भी शाम को 5 PM से 9 PM तक क्लासेस होती हैं, लॉ, मैथ्स, इको, अकाउंट्स, और मेरा टाइमिंग है 6 PM मैथ्स स्टैट्स एलआर। एंड मंजिल बैच जो है वो भी चालू हो चुकी है, तो मंजिल बैच अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैच, और आपकी ही तरह वो भी 6 महीने बाद बहुत बढ़िया एकदम तगड़ी प्रिपरेशन के साथ सीए फाउंडेशन का एग्जाम दें, ठीक है ना। तो मंजिल बैच का टाइम टेबल यहाँ पर ये रहा, और मैं थर्सडे, फ्राइडेज एंड सैटरडे को सुबह 2 घंटे 8 बजे से 10 बजे यहाँ पर मिलता हूँ सारे बच्चों को। नाउ आई विल टेल यू ऑल गाइस दैट हाउ टू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन। अब आपके लिए 2 बातें रेलिवेंट है। आप लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले, और उसके तुरंत बाद वार्म अप बैच आएगा, और जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा तब एक रेगुलर बैच शुरू होगी। चाहे कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है, तो इंटरमीडिएट की हम जो बैच लेकर आते हैं, पहली बैच आती है वार्म अप बैच जो एग्जाम के तुरंत बाद आती है। तो अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया और आपको लग रहा है कि अब आपको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, 10-15 दिन आप आराम करो, उसके बाद जो बैच आएगा अराउंड 5 जनवरी से वार्म अप बैच चालू होना है, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेगा इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो आपके लिए अभी सबसे बेस्ट ये होगा कि आप कॉम्बो ले लो। कॉम्बो लेने से फायदा ये होगा कि आप जो है फाउंडेशन का भी एक्सेस आपके पास रहेगा और इंटरमीडिएट का भी एक्सेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ हाउ टू टेक सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी.com वेबसाइट पर जाओ, ये होम पेज ओपन होगा, स्टार्ट लर्निंग में जाओ, यहाँ एग्जाम्स के नाम में सीए मिलेगा, सीए में जाओगे, यहाँ फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, फाइनल मिलेगा। फाउंडेशन या इंटर कहीं पर भी आप जा सकते हो। जैसे अगर हम फाउंडेशन में जाते हैं, फाउंडेशन का होम पेज आया, गेट सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक प्लस लाइट, देखो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, तो यहाँ पर आप लोग किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कोई भी लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, पुरानी बैच भी देख सकते हो, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिलेगी, और एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल यहाँ पर आपका रहता है। आइकॉनिक में जाते हो तो साथ में इसके इन सारी चीज़ों के साथ में पर्सनल कोच, Q&A प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और एक्सपर्ट गाइडलाइन भी मिलती है। लाइट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज इवैल्यूएटेड वाली और साथ में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये देख लीजिए, प्लस आइकॉनिक लाइट, 3 ऑप्शन है हमारे पास, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 मंथ्स। और इसी में अगर मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाता हूँ तो इंटरमीडिएट ऐड करने का ऑप्शन रहता है। तो इंटरमीडिएट ऐड करके हम कॉम्बो भी ले सकते हैं, ठीक है। CAPRANEV दैट इज माई कोड। तो अगर आपको ये रिविजन्स, मेरे क्लासेस से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो whenever you take intermediate subscription, show some love using my code CAPRANEV। लाइव चैट में सारे लोग एक बार जल्दी से मेरा कोड जरूर लगा दें, एकदम दिल से, CAPRANEV, दिल से रे। चलिए सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और आप जो नोट्स हैं वो भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड लाइक एंड शेयर वीडियो को करना ना भूलेंगे। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।